तो या तो वैसे बैक से पढ़ रही है। सही बात। अच्छा चलो अब फिलहाल एक बार इसे कंप्लीट करें, थोड़ा बहुत ही रह गया था, ज़्यादा तो था भी नहीं। 6 क्वेश्चन है। दिखा बिल्कुल जल्दी कर। लो 6 क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। 10.8 में हमने किया था क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था लास्ट, देखना याद आ रहा है 6 ये वाली खेल ये वाला क्या है? 7 आएगा। सेवंथ को लेगा नहीं गया सेवंथ आंसर ये नहीं है। सेवंथ पे भेजना सेवंथ सेवंथ करना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 3√10। पहले वाले उसमें क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है, उसमें यूनिट डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस नंबर ही चेंज है ना, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एक लाइन है x + y + 9 = 0। इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, x और y ले लिया, बुक वाला x और y कर लेता है, मैंने x और y ले लिया, x y इसको सेटिस्फाई करेगा, अंडरस्टूड सी बात है। इस पॉइंट का किसी और लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए 3√10, और जो लाइन जिस लाइन से होना चाहिए उस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + cy - 8 = 0। find the point on this line which are at a distance of 3√10 from this line। आ गया समझ में? तो एक तो x और y में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 - x, और ये पॉइंट से इस पॉइंट इस लाइन पर क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फार्मूला क्या -9 - ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो आपको फार्मूला पता है, डिस्टेंस = मॉडुलस ऑफ x और y, इसमें पुट कर दोगे, x की जगह x ही रहने देंगे, y की जगह y, डिवाइड बाय में आया समझ? ये वाली वैल्यू कितनी दे रही है, 3√10। दोबारा बताऊं क्या, इस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना जरा, -9 - x माइनस का 27 प्लस का 3x। माइनस का हाँ, एक जगह माइनस है। ये वाली वैल्यू यहाँ डालेंगे ना, -3x -8 बाय में √10 हो गया, और यहाँ -27 और -8 -3x + x। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो मॉडुलस यहाँ आ गया। अब जो √10 है तो पॉजिटिव ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, मॉडुलस का स्क्वायर होते ही ये नेगेटिव भी हट जाएगा और मॉडुलस भी हट जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, और यहाँ पर 4x² 35 3 4 जा 12 और 25 पता है ना इसका शॉर्टकट, 2 × 2 4 4 × 35 140 17 × x 900 क्या बन गया 4x² + 140x स्क्वायर मॉडुलस निकालने के लिए, ठीक है। स्क्वायर वैसे हाँ स्क्वायर रहने दे, इसको ओपन ही कर देते हैं, इससे भी वैसे दो वैल्यू निकलेंगी वही सही है, क्वाड्रेटिक करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली ही कर लेते हैं, ठीक है सही है। 30 = एक तो यही आएगा, माइनस तो माइनस का ये चीज तो सेम हो जाती है ना, तो पता ही है, यानी बचा क्या 2x + 35 तो 2x + 35 30 होगा 1 और 2x + 35 -35 तो x कितना आएगा, और यहाँ से -65 और y की वैल्यू निकाल लोगे, -9 - 5/2 -23/2, कोऑर्डिनेट क्या आया 5/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट खुद निकालना है, x तो निकालेंगे क्या -5/2 आएगा, क्या x की वैल्यू यहाँ -5/2 आ जाएगी क्या, ठीक है। 30 में से 35 गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -18 प्लस तो -13 लगेगा, कैलकुलेशन ही तो कर लेना। सेकंड पार्ट x तो यही निकला होगा, दूसरा y उसमें पुट करके निकाल ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना एक बार स्टेटमेंट, Find the equation of the line midway between the parallel lines. जो हाँ फाइंड द इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिडवे बिटवीन द Parallels. दो पैरेलल लाइनों के मिडवे पे चाहिए। मिडवे का मतलब समझते हो कि इस लाइन का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस क्या होंगे सेम। समझ में आ गई बात? अब वो दोनों पैरेलल लाइनें बताओ कौन सी है? 9x + 6y - 7 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन 3
3x plus 2y plus 6 is equal to 3x plus 2y plus 6 इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको 9x प्लस में 6y प्लस 18 इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? पैरेलल लाइंस में a1 a2 रेशियो सेम होती है, या तो 3 कॉमन निकालो फिर वो फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारे लिए ये लाइन है और ये लाइन है। एक बात बताओ, जो लाइन मिडवे पे होगी क्या वो लाइन पैरेलल जरूर होगी इन दोनों लाइनों की? अगर दो लाइनें पैरेलल तो मिडिल लाइन भी इन दोनों लाइनों के पैरेलल ही होगी, अंडरस्टूड सी बात है। और पैरेलल लाइन की इक्वेशन का शॉर्टकट हमें पता है, कांस्टेंट हटाया। इस बार हम ये करते हैं कि इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस क्या कर देंगे इक्वल, और दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फार्मूला कांस्टेंट का डिफरेंस बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल कर लेते हैं। मॉडुलस फार्मूला याद होना चाहिए, c1 माइनस c2 k माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइड बाय में 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। दोबारा बताऊं क्या? ठीक है, कांसेप्ट डिराइव करा रखा है k और 18 का, ये वाला तो बस बचा क्या, k प्लस 7 इक्वल टू k माइनस 18। ठीक, अब एक को प्लस माइनस कर लो, एक बार तो दोनों इक्वल ही होंगे, तो इक्वल से तो पॉसिबल ही नहीं है k। दूसरा k प्लस 7 किसके इक्वल आ गया? माइनस k प्लस 8, ये इधर आया तो 2k 11, तो k कितना आ गया? 11/2। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 11/2, यानी कि इक्वेशन होगी 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। एमसीक्यू में आ गया तो हम जो ऑप्शंस दे रखे होंगे इन लाइनों के आपस में डिस्टेंसेस चेक कर लेंगे। क्लियर? अब जो ऑप्शन दे रखे होंगे ना एमसीक्यू में, मान लो सभी ऑप्शंस में 18x और 12y है, सभी में चार ऑप्शन, यहाँ 11 10 इस टाइप से नंबर चेंज है, आप इसको भी 18 में लिख लो, 18 और 12 यहाँ कितना हो जाएगा? 36। अब 36 और इसका डिफरेंस 25, यहाँ पर भी 18 12 और कितना से किया 2 से 14। अब इनका डिफरेंस भी देखो, 11 में से 14 को माइनस माइनस प्लस 25, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, तो यही करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू अप्रोच में ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, दोनों लाइनों को मतलब चेक कर सकते हो। दोनों लाइन का क्वेश्चन भी दे रखी होंगी, ये ऑप्शन दे रखा होगा, इस ऑप्शन को देखो और इन दो लाइनों को पहले 18 और 12 बना लो, फिर देखो कि इन दो इनके कांस्टेंट है और इसके कांस्टेंट है, अगर डिफरेंस सेम है तो वही आंसर सही होगा। अगर यहाँ 10 होता तो वो आंसर गलत होता, 10 होता तो 10 और 14 का डिफरेंस 24 आता और 10 और 36 का 26 आता, 24 26 आर नॉट इक्वल, 11 वाला ही सही होगा। अगर यहाँ 12 वाला होता तो भी सही नहीं होता, 13 होता तो भी सही नहीं होता, चार ऑप्शन में से एक ही सही होता, तीन गलत होता, चेक हो जाता इजीली, कुछ भी करने की नीड नहीं थी। सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो कोफिशिएंट सेम बनेगा वही आपको सबके बनाने हैं, उसके मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही एक ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग का कंसेप्ट सिखाना है आज के टाइम कंप्लीट कर देंगे। हाँ बताओ, A के कोऑर्डिनेट्स एक ही कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या गिवन है? A1, 0, a1, 0 B0, हाँ C 2, 3 are the vertices of the triangle. ठीक है, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ठीक है, ए बी सी। आगे बताओ, Find the length of the altitude through B. बी से एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है, इस बार ये लेंथ बतानी है, तो ये पॉइंट हो गया। इस लाइन की क्या चाहिए? इक्वेशन, एसी की इक्वेशन निकाल लोगे 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 x माइनस x1, अब स्लोप 3 माइनस 0 2 माइनस 2 पॉइंट फॉर्म 1 पॉइंट फॉर्म से आती है, इक्वेशन होती है y माइनस y1 m x माइनस x1, और m क्या होता है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो y1 क्रॉस मल्टीप्लाई वही रहेगा 3 into माइनस 3, हाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या, गलत कर दोगे, आएगा तो 3 ही। तो अब इसको क्या लिखेंगे? 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उधर ले जाएंगे। हमेशा हमें लेफ्ट साइड में पूरी इक्वेशन और राइट में 0 चाहिए होती है, जनरल फॉर्म। अब b के कोऑर्डिनेट क्या थे? 0 1 से इसके ऊपर क्या चाहिए? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सिंपली फॉर्मूला था 0 और 1 इसमें पुट कर देंगे और नीचे इसके स्क्वायर वाला रूट, स्क्वायर वाला बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, आने दिया। ये कितना आएगा? 0 1 3 9 और 1 आया समझ में? कितना बन गया? मॉडुलस हटा दिया ना, देखो यही होना चाहिए 4/√10 यूनिट्स। रेशनलाइज करना तो कर देना, नहीं तो ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाना। The equation of the base of an equilateral triangle is इंपॉर्टेंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल स्क्वायर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, द इक्वेशन ऑफ द the equation of the base of an equilateral triangle ठीक is है, x plus y minus 2.
तो ये बेस की इक्वेशन है x + y - 2 = 0। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस की इक्वेशन है। आगे बढ़ो। And the opposite vertex has coordinates 2, -1. ये तो हमने कर रखा है ना क्वेश्चन। 60 डिग्री एंगल लेकर हम इसका स्लोप माइनस कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट ऑफ तो ये कितना आ गया -1। इसका स्लोप m लेकर हम इस लाइन की इक्वेशन दो वैल्यू आती है m की, है ना, कर रखा था क्वेश्चन And में। area of triangle. फाइंड द Area of एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, हाइट। जो डिस्टेंस होगा ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी, वही हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं एक बार। हाइट कितनी आएगी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इससे ना 9th क्लास की ज्योमेट्री का एक बताता हूँ वो रिलेशन। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ये तो नॉर्मल बात है। स्पेशल बात पता है क्या है, स्पेशल बात ये है कि एरिया ऑफ स्क्वायर नॉर्मली बात बताई ना, साइड स्क्वायर। मुझसे कोई पूछेगा ना एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैं कहूँगा डायगोनल स्क्वायर बाय 2। सही है, गलत नहीं है, बात एक ही है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई अलग सी बात लगेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, साइड स्क्वायर है ना। अब साइड तो नहीं पता ना, साइड तो नहीं पता, लेकिन साइड का हाइट में रिलेशन तो है ना। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइट की फॉर्म में बोल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइट की फॉर्म में भी तो बन जाएगा। हाँ, काइंड ऑफ, है ना। मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि हाइट और साइड के रिलेशन से वो निकाला जा सकता है। अभी देख लेते हैं सही है या नहीं है। ये बताओ, ये है समझ, d स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर बाय 2, है ना, सही है ना। अब एक बार वो ड्राइव करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। मान लो साइड है 2x, ये कितनी हो जाएंगे, x √3/4 तो कितना बन गया, 4x स्क्वायर। आ गया समझ में, साइड 2x है ना, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो गया हमारा, √3x स्क्वायर। अगर साइड मेरी 2x है तो अब देखते हैं जो हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, वो कैसे निकालते हैं। वैसे तो सिंपली इधर से भी निकाल लेता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, √3x। ये क्या चीज आ गई, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको ऐसे कह सकता हूँ, डिवाइड बाय 2 × 2। इसका मतलब √3/2 टाइम्स क्या होती है, साइड इज इक्वल टू हाइट। क्लियर। अब इसको 2h डिवाइड बाय √3, तो साइड क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 2h/√3। अब यहाँ पर जब 2x का हम स्क्वायर कर रहे थे, ये साइड थी ना, और साइड किसके इक्वल है, इसके। तो पुट करें √3/4 टाइम्स ये वाली वैल्यू 2h/ और उसका क्या करेंगे, समझ में आया। ये किसका एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन किसकी टर्म्स में है, हाइट की टर्म्स में। साइड को रिमूव करा दिया मैंने, क्लियर हुआ। √3/4 4h²/3 क्या आ गया, h²/। अब h की वैल्यू को डाल कर देखना, यहाँ पर देखो ये आ जाओगे, h की वैल्यू कितनी है, √3/2 टाइम्स साइड डालना, √3/2 टाइम्स साइड, उसका स्क्वायर और 1/√3 पहले ही तो करना सॉल्व। 3/4 साइड स्क्वायर डिवाइड बाय √3। सेम आया नहीं आया। अब तुम्हें एक नया रिजल्ट क्या मिला, 1/√3 h²। हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय √3। उसमें डायगोनल स्क्वायर बाय 2 था ना स्क्वायर में, इसमें हाइट का स्क्वायर कर देना है, डिवाइड बाय √3 कर देना है। मतलब जो √3 मल्टीप्लाई में आता था वो डिवाइड में आएगा। अब तो रह ही क्या गया, ये इक्वेशन है, ये पॉइंट है, बस रह ही क्या गया, डिस्टेंस तो निकालना है। और ये डिस्टेंस की क्या चीज है हमारी, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या निकलेगी, 2 -1 -2 1 + 1। आया समझ में, क्या किया, क्या किया, ये समझ में आया। 2 और -1 x और y, इसमें x और y रख दिए, और -2 और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 कोएफिशिएंट ऑफ y 1 1 स्क्वायर ऐड करा, ये आ गया। 2 से 2 कट गया, -1 का 1 आया, y में 2। h की वैल्यू हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। अब निकालने को मैं साइड निकाल सकता हूँ उसी फॉर्मूले से, लेकिन क्या नीड है, व्हाट आई नीड, एरिया। एरिया का फॉर्मूला h का स्क्वायर करोगे तो 1/, तो आंसर कितना आया, 1/। इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो √3/6। √3/6 भी ठीक है। 1/2। अब ऑप्शन देखोगे ना एमसीक्यू में, तो ऑप्शन से पता लगेगा कि रैशनलाइज करना है या नहीं। आप पहले करेक्ट आंसर निकालो, फिर उससे देखो क्या आंसर दिया इसने। 1/2। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
कितने रह गए? 10 हो गए, 3 रह गए। बताओ। If P be the length of perpendicular from the origin P be the length of perpendicular from origin. Important है ये वाला क्वेश्चन. on the line whose intersects हाँ. on the axis A are A and B. देखो A और B अगर एक्सिस पे इंटरसेक्ट होते हैं तो उस लाइन की इक्वेशन x by a plus y by b is equal to 1 होती है और ओरिजिन 0 0 है. अब 0 0 से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? यहाँ तक आ गया समझ लो. देन प्रूव करनी है एक स्टेटमेंट. देन प्रूव दैट 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square. यही है ना? MCQ अप्रोच देखें. अगर मैं a की वैल्यू 3 ले लूँ और b की वैल्यू 4 ले लूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5. तो तुम p की लेंथ निकालते थे ना जब से 9th क्लास या 10th क्लास में छोटे करते थे ना ऐसा. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालकर हाफ वे साइड से कंपेयर कर लेते थे. तो हाफ इंटू बेस 5 इंटू पी इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 3. नहीं आया क्या समझ? 4 3 परपेंडिकुलर और बेस हाफ बेस हाइट और बेस 5 ले लिया तो हाइट ये 12 by 5. आया समझ? तो p की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, p की वैल्यू कितनी आ गई? 12 by 5. अब देखते हैं एक बार 1 by a square. a कितना लिया था? 1 by 9. 1 by 16. ठीक है. अब एक बात सोचना, क्वेश्चन में अगर MCQ आया तो चार ऑप्शन में क्या होगा? 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by b square, 1 by 2p square, 2 by p square, 1 by 4. कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा वो. कोई एक चीज अगर तुम्हें सेम दिख रही है तो उसको निकाल लो, फिर देख लेंगे कि किसके इक्वल आता है. आपके पास तो तीनों है ना, किसी ना किसी एक रिलेशन को तो सेटिस्फाई करेगा. तीनों अलग अलग निकाल लो, ऐड करो. 144 16 और 25 by देखना 1 by p की वैल्यू कितनी थी? तो यहाँ 12 by 5 रखोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 by 12. सेम आ गया. ये मैंने आर्बिट्रेरी ए बी लिए अपनी मर्जी से, आप कुछ भी ले सकते हो. बस ये पता राइट एंगल ट्रायंगल 6 8 10 कोई भी ले लो जो सही लगे. जैसे 12 by 5 वो फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा, 6 8 10 ले लो. मतलब फिर मिला अगर अब उसको वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है. अगेन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो ए और बी कुछ भी आर्बिट्रेरी हो सकता है, तो सबके लिए रिजल्ट वैलिड होगा या नहीं होगा? जब सबके लिए वैलिड होगा तो टेक द इजीएस्ट वैल्यूज और उसको सब्स्टिट्यूट करो तो MCQ क्वेश्चन वहीं पर खत्म है. बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना वो भी इस टेक्निक से खत्म हो जाएंगे. आपकी सब्जेक्टिविटी तो खत्म नहीं होगी. MCQ और बहुत से CBSE ने बच्चों को इतना लॉस किया वो सोच नहीं सकते. अगर यही क्वेश्चन मैं 2 या 3 नंबर में बच्चों को पेपर में देता हूँ तो बच्चा पहले सोचेगा लोकस कैसे निकालना है, कैसे प्रूव करना है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाना है मेरे को, फिर अल्टीमेटली जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है, डिवीजन करना है, जो कुछ भी करना है. अब वो सब्जेक्टिविटी बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है. और अगर आप MCQ अप्रोच से करते हो तो क्वेश्चन में आपका सोचने का तरीका ही बदल जाता है. आप उस कंसेप्ट को सोचोगे ही कहाँ? A B और P की वैल्यू के बेस पर ही काम करने लग जाओगे. AP में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे और नेक्स्ट टर्म के अंदर सब्जेक्टिव करना सारा सब्जेक्टिव करना मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन MCQ बोर्ड सिलेबस के हिसाब से. नेक्स्ट में तो आना ही सब्जेक्टिव. अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं सब्जेक्टिवली पेपर के मतलब MCQ नहीं करा रहा. MCQ तो बता दिया मैंने, सिंपल बता रहा हूँ कैसे करूँ. आपको प्रूफ ये करनी है ना स्टेटमेंट टू प्रूफ. अब ये कैसे करने वाला है? ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है तो फॉर्मूला लगा दो. p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p और मॉडुलस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? 0 0 से इस लाइन पर. इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x by a y by b. इसको उधर ले आए ना. चलिए आगे. इस लाइन की इक्वेशन कैसे पता लगेगी? स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म थी a और b इंटरसेप्ट दे रखे थे. 0 by a है ना, 0 by b minus 1 by a स्क्वायर. कई बच्चे सोचते हैं पहले हम उसको bx ay कर लेंगे. क्या जरूरत है करने की? ऐसे ही करता हूँ बस हो गया. स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स. ये तो 0 ही हो गया. माइनस माइनस स्क्वायर 1 यहाँ से रूट हट गया इक्वल टू p स्क्वायर 1 नीचे भेज दो और उसको क्लियर 1 by b square is equal to तो उधर चला गया. फटाफट से कर दिया बस ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. और यही क्वेश्चन NCERT का था एक 10.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. यही वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें कहा था 30 एक क्वेश्चन बताऊंगा NCERT के, उसमें से एक ये भी था जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन. हां Find the perpendicular distance from the origin to the line joining the points whose coordinates are cos theta, sin theta, ठीक है. and cos theta, cos alpha cos alpha. या phi है नहीं, phi.
cos sin. ये वाला फॉर्मूला ठीक है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ऑन द लाइन जॉइनिंग दीस टू कोऑर्डिनेट्स। कर लोगे करके दिखाओ। सिंपल इक्वेशन बना लेना y माइनस साइन थीटा x माइनस कोस थीटा और यहाँ से साइन फाई माइनस साइन थीटा बाय में कोस फाई माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से CD फॉर्मूले बताए थे ना, CD फॉर्मूले लगा लेना, एक एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। साइन C माइनस साइन 2 कोस C प्लस D बाई 2 फाइव प्लस थीटा बाई 2 पहले प्लस आता बाद में माइनस, कोस पहले आएगा क्योंकि बीच में माइनस है। याद है कुछ? ये देखा नहीं उस दिन के बाद फॉर्मूले को। और cos C माइनस cos D का 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 करते हैं, ठीक है, बाहर माइनस लगा दिया, या D माइनस C करते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। cos बाय sin कितना हो गया? कोट 10 भी लिख सकते हो। तो y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा प्लस फाई बाई 2 टाइम्स x माइनस 10 थीटा प्लस फाई बाई 2 टाइम्स कोस थीटा। इसको एक साइड ले आओ तो x इंटू 10 ऑफ थीटा प्लस फाई बाई 2 प्लस वाई माइनस साइन थीटा प्लस 10 ऑफ थीटा प्लस फाई बाई 2 टाइम्स कोस थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? ये फाइनल इक्वेशन आ गई। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना था, 0 0 से जब डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। अब ये वाली टर्म बच गई माइनस का साइन थीटा प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय में 10 ऑफ थीटा प्लस फाई बाय नीचे इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। बाहर क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो सेकेंड को क्या लिख दूं? 1 बाय कोस थीटा प्लस बाय 2, इसको साइन अपॉन तो नीचे वाला ये आपने जब कोट आएगा 1 बाय कोस आएगा ना, कोट आएगा ना उधर कोट 10 का लेके चल रहे हैं इसे कोट आ रहा है क्या? कोस अपन से 10 अरे लेके यार कोट आएगा, कोट आएगा। मैं थोड़ा जल्दी में कर दिया इसको। कोट लिख देता हूँ। यहाँ भी क्या आएगा? बस अब कोस अपन सही होगा अब कोस अपॉन साइन कोट ही लिखता हूँ पहले। नीचे क्या आया? 1 प्लस कोट स्क्वायर यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन साइन और वो कोस अपॉन साइन। तो फाइनल बचा क्या? कोस। साइन तो कट गया ना, अब छोड़ो, तो हो गया अब सही आ गया ना, फाइनल ये आ गया बस तब। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना क्या आंसर देगा फाइनल कोस परपेंडिकुलर। अपन साइन कैसे करेगा 10 से साइन यहाँ कोसेकेंट आया था तो 1 अपॉन साइन कट गया था। क्या आंसर है? फाइनल आंसर देखो ना। कोस फाई माइनस थीटा आगे भी होगा कोस थीटा का इसने तो सिंगल एंगल में कर दिया, फिर हम कर दिया उसको। क्या आंसर आ रहा है? कोस ऑफ फाई माइनस थीटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। कोऑर्डिनेट यही है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा और cos फाई sin फाई। एक बार हम अपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। y माइनस y1 x माइनस x1 और इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको स्लो। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। फिर cos का होता है ये माइनस कहाँ गया हमारा, चलो देख लेते हैं। फिर 2 into sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 into में जो ये वाला लिखा हुआ था as it is है, यहाँ तक तो सब ठीक है। sin से sin कट गया, cos अपॉन sin क्या हो गया? कोट। x into कोट with माइनस, एक मिनट यहाँ पर था ना x into ये माइनस, तो x into कोट ये माइनस और ये माइनस प्लस नहीं हो गए, ठीक है, तो प्लस हो गए ना, यानी कि यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, और ये आ गया। अब इसको जब इधर लेकर आए तो ये भी कोट हो गया था, तो कोट इंटू दिस इंटू एक्स प्लस का प्लस वाई माइनस साइन थीटा और ये आ जाएगा माइनस 4 थीटा प्लस फाई, है ना, बस माइनस ही आएगा तो इंटू में क्या cos थीटा इक्वल टू 0। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला तो क्या निकला? ओरिजिन से डिस्टेंस कोट स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर। बाहर क्या आ जाएगा? कोसेकेंट। उसको क्या लिख दिया हमने? 1 अपॉन साइन। अच्छा कैंसिल कैसे कर दिया मैंने, देखिए जरा कैंसिल कैसे कर दिया, कैंसिल तो आता है 1 अपॉन साइन
ये भी था ना, तो साइन स्क्वायर होते हैं ये कोसेकेंट स्क्वायर हुआ था ना, कोसेकेंट स्क्वायर क्या हुआ था 1 साइन रूट आ गया था, रूट हाँ स्क्वायर रूट, तो हट गया था वो थीटा प्लस, साइन यहाँ कोट था ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको कोस अपॉन साइन लिखकर काट थोड़ा सकते हैं, माइनस साइन थीटा कोस थीटा होगा वहाँ। सिर्फ यार यही तो 2 + 3/6 ऐसे काट देंगे क्या? ठीक है ये मल्टी प्लस में है ना, मल्टीप्लाई तो थोड़ा है सारा, ठीक है नहीं काट सकते ना, जल्दी हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया, उतना ही है। इसको साइन स्क्वायर एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं हाँ, इसको कोस बाय साइन लिख दो ना, इसको कोस बाय साइन थीटा प्लस ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन नहीं अटकता, वो तो मैं जुगाड़ नहीं कर पाऊंगा। कोस बाय साइन लिख दिया, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके तो कटेगा, अब तो करना ही पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ना, साइन क्या बचा, कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी, बच्चों वाले फॉर्मूले हैं, कोस ए कोस बी साइन साइन बी, 10th क्लास में भी थे, तो किए तो थे, कोस ऑफ नहीं किए थे भाई, आपने कराया था, मैंने नहीं कराया। माइनस प्लस में नहीं हो जाता क्या कोस में, साइन में सेम साइन रखता है यार, कोस इक्वल है, ठीक है हाँ ठीक है उल्टा हो जाता है ना उसमें, कोस से ठीक है, तो आगे समझ लो, दोबारा बताओ, कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी, तो कोस ऑफ ए प्लस बी, ए कितना है थीटा प्लस बी कितना है थीटा प्लस 5/2, ठीक है, थीटा प्लस 5/2, देखो क्या आंसर आ रहा है, कोस ऑफ क्या आंसर आ रहा है इसका, So 5 minus theta by 2. कोस ऑफ 5 माइनस थीटा बाय 2, ये सब यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, ये वाला बनाना एक बार, ये दोनों ही माइनस के आ रहे हैं ना, क्योंकि ये भी तो माइनस का हो गया था या नहीं, तो माइनस को कॉमन निकाला तो दोनों किसके हो गए प्लस के, तो माइनस का मॉडुलस तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, चलिए आगे 2 थीटा माइनस थीटा माइनस 5 बाय में, तो क्या आ जाएगा कोस ऑफ थीटा माइनस 5/, मॉडुलस तो लगा ही हुआ था, अब तो ठीक है ना, वहाँ पर जो हमने माइनस वाली गड़बड़ की थी वो यहाँ पर, फाइव माइनस थ्री इसके बाद 0 0 पेपर में तो गलत पढ़ मेरा तो सही आंसर निकालते हैं। चले आगे अभी क्या, फाइव माइनस थ्री है उससे फर्क नहीं पड़ता ना, कोस ऑफ माइनस हम मैं लिख देता हूँ, बाकी कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कंज्यूम कर लेता, तो अगर इसको प्लस इसको माइनस करूंगा, और माइनस पहले लगा ही हुआ था, वो तो हटा दूंगा ना, माइनस x का मोड, तो मॉडुलस हटाया था पहले, फिर भी ये देख यहाँ भी मॉडुलस कहाँ हटाया है, मॉडुलस में आंसर है मॉडुलस को ही लगा हुआ है ना, तो माइनस को हटा सकता है, बस इतनी अथॉरिटी है, मॉडुलस को हटा सकता है। यहाँ माइनस कैसे आ गया भाई? कौन सा माइनस, अरे भाई कोस में माइनस थीटा कोस थीटा इवन फंक्शन होता है, कंज्यूम कर लेता है, तो मैं माइनस कोस ऑफ थीटा माइनस 5/2 था, तो कोस ऑफ 5 माइनस थीटा अपॉन 2, ये सेम नहीं आते, तो सेम ही है, कोस 30 डिग्री और कोस माइनस 30 डिग्री सेम नहीं होता, सेम होता है, सेम ये देख ग्राफ से दिखा दो, ये 30 डिग्री या 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है माइनस, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम होगी, नहीं आया समझ, और जो ट्रिग्नोमेट्री नंबर 2 में आ रही है। अरे स्ट्रेट लाइन में तो यूज हो रही है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में भी, लिमिट्स में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, खत्म हो गया क्या रह गया, एक रह गया। तो तुम कुछ भी कर सकते हो, चलो पढ़ो, शो दैट Show that the path of a moving point such that its perpendicular distance from the lines हाँ r equal is a line. is a line, हाँ हाँ MCQ है ना ये क्वेश्चन, ये अभी होता है, शो कर दो क्या है आपको बुक में से देख लेना, ठीक है, कह देंगे कॉमन सेंस ये ना बिल्कुल बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मैंने तुम्हें जो पीछे मिसलेनियस के 24 थे उसमें कहा था ना कि 1-2 क्वेश्चन मत करना, ये वही 1-2 क्वेश्चन में से एक है, काट देते हैं। देख ले एक बार, सिंपलीफाई तो ये भी नहीं करेगा या बिल्कुल टाइम वेस्ट ही है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, 2 लाइनें दे रखी हैं, उसने कहा है कि शो दैट द पाथ या पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उसके इक्वल, तो 2 लाइनें हैं और कोई लाइन कोई एक पाथ होगा, ठीक है,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर, दोनों डिस्टेंसेस क्या है? इक्वल है. इक्वल. अब ये कोई पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है px, y. अब ये डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो ये जो p पॉइंट है इसका लोकस एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये हमें प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे, x, y से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या कर देंगे, इक्वल, और इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर देंगे. तो जो x y के अंदर कंडीशन बाउंड हो जाएगी वो लीनियर इक्वेशन बनेगी और स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. देखो यही करेगा. डिस्टेंस वाला तो हम उसमें लगाते लाइंस में. हाँ वही है एक तरह से. वहां पर ये होता था एक पॉइंट है जो दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है. अब ये दो पॉइंटों से नहीं है, दो लाइनों से. अब लाइनों से निकालना तो किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से हमने सीखा हुआ कांसेप्ट. कैसे करते हैं, ax1 by1 + c y में a² + b² का, है ना, ये सब तुम्हें पता ही है. देखो क्या करा. हाँ x, y वो मूविंग पॉइंट ले लिया. अच्छा ये h, k लेगा, अल्फा बीटा ले लो, बाद में उसको x, y में बदल दो. शुरू से कर लो ना x, y में, क्या ही दिक्कत है, इसने h के लिया हुआ ना, तो बाद में इसको x, y लिख देना. मैं तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाया था, जब लोकस लेते हैं तो उस कोऑर्डिनेट को h, k या अल्फा बीटा लेते हैं और बाद में उसको x, y से रिप्लेस करते हैं. लेकिन हम वो नाटक ना करके सीधा ही x, y लिख लेते हैं. तो आप सीधा x, y लिखोगे तब भी सेम आएगा, बाद में h, k को x, y ले लेगा. देखो क्या करा, पहली लाइन से इक्वेशन का डिस्टेंस क्या आएगा, 12x का h डाल देंगे y की जगह k, तो 12h - 6 5k + 7 और डिवाइड बाय में वही कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का रूट. और इस साइड ही, दूसरी साइड भी ऐसे ही मॉडुलस कर देंगे. हम मॉडुलस पूरा लगाते हैं ना, ये ऊपर लगाता है, नीचे रूट पॉजिटिव होता है, क्या ही फर्क पड़ेगा, जैसे मर्जी करो. 13 5 ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सबको एक साइड ले आओ, पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों ले लिए. अब देखो द लोकस ऑफ द पाथ कर दिया ना, h, k को किस में बदल दिया, x, y से. हम पहले से बदल के चलते हैं, फिर बाद में इसको बदल लेते हैं. हमें पहले ही पता होता है कि वो मूविंग पॉइंट जो है x, y उसी की टर्म्स में कंडीशन आने वाली है. तो अब ये लीनियर इक्वेशन दिखा रहे थे, स्ट्रेट लाइन. और भी है कुछ, शिफ्टिंग का कांसेप्ट है ना, पूरा टाइम लग गया इसमें तो. पूरा टाइम लगेगा नहीं, लगने को तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर समझ में आ जाए तो. वो जैसे समझदार है, हैं? वो तो समझदार है. तभी तो कह रहा हूँ, बिल्कुल तेरे को 1 मिनट लगेगा सिर्फ समझने, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट. ठीक है, तो मैं इसमें निकाल दूँ शिफ्टिंग ऑफ क्या, हम भी बैठे हैं. तेरे को पहले ही समझ में आ जाएगा. तेरे को 15 सेकंड में आ जाएगा समझ में. एक छोटी सी बात है, आप शिफ्टिंग से क्या समझते हो? शिफ्ट करना इधर से पोजीशन बदलना. ध्रुव इसके रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पीछे है, 2 ध्रुव है ना, क्लियर. अब अगर मैं इसको पीछे वाले पे बिठा दूं तो एक ही डिस्टेंस हो जाएगा, और अगर मैं इसको आगे बिठा दूं तो 3 हो जाएंगे ना. मतलब अगर मैं, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन को जहां भी बदलूंगा मैं तो सभी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना. बस यही है शिफ्टिंग ओरिजिन. क्वेश्चंस. तो अब क्या होगा, अब ये देखो ना, अब क्या होगा, ये तो थ्योरेटिकल बात हुई ना. प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली आपको ये सोचना है, प्रैक्टिकली आपको ये सोचना है कि हमारे पास एक, इसका कोई यूज किया वो तो हमने इसका बहुत जबरदस्त यूज है कोनिक सेक्शन में. कोनिक सेक्शन आएगा ना तो आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे से बनते हैं, दिख जाएगा. मार्कर पर इंक नहीं है, इससे काम चला लूंगी. तो वैसे भी ठीक है, इसके लिए तो मुझे कलर चाहिए. ये रेड वाला क्या है हमारा, ओरिजिनल है. ओरिजिनल वाला क्या है, रेड वाला ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, मतलब ओरिजिनल प्लेन है. कौन सा प्लेन है, xy प्लेन है. इस प्लेन के लिए मैं स्मॉल x और स्मॉल y ही यूज कर रहा हूं ना. स्मॉल x स्मॉल y मेरे वाले तो आपको पता है मैं कैसे बनाता हूं, है ना. सबका x अलग अलग, मेरा ठीक है, ऐसे ही बनता है. अब ओरिजिन हो गया, x हो गया, y हो गया. आप कोई भी पॉइंट ले लो पहले तो, ये पॉइंट ले लो, है ना. जनरल से सिखाऊं या पर्टिकुलर वैल्यू से सिखाऊं, जनरल. ये है ना बात, गट्स वाली बात. बच्चे कहते हैं नंबर से सिखा दो, नंबर आसान हो जाता है. अरे वैसे सीख ले. इसके कोऑर्डिनेट क्या है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, p. p पॉइंट है x, y. इस पॉइंट से आप क्या समझते हो, इस पॉइंट से आप ये समझते हो कि ये छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी बातें कर रहे हैं वहां से. ये y है और ये डिस्टेंस कितना है, x. ये परपेंडिकुलर, ये छोटी छोटी बातें हैं. ये ऐसे कर लो चाहे, ये ऐसे कर लो चाहे, y y x x. बिल्कुल छोटी, ये डॉटेड ना भी दिखाएं तो भी चल जाएगा. मीनिंग क्लियर हो गया. ये अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं हुआ टॉपिक, यहाँ तक तो हमें सब कुछ पता ही है. अब हमारी बारी है क्या करने की, एक्सिस. मैं स्पेलिंग यूज कर रहा हूँ AXES, मतलब प्लूरल सेंस में बोल रहा हूँ, दोनों एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ. इन एक्सिस को मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ. इन एक्सिस को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ. शिफ्ट कहाँ कर रहा हूँ,
जो पुराना प्लेन है ना उसमें किसी भी पॉइंट पे आप शिफ्ट करा सकते हो। एक ही तो प्लेन है, पुराना क्या, अभी तो नया बना ही नहीं है तो पुराना भी नाम नहीं आएगा, है ना। इसी प्लेन में कोई पॉइंट लेना जहां आप शिफ्ट करा सकते हो, यहाँ 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 कहीं कहीं भी शिफ्ट करा सकते हो, कहीं भी करा सकते हो। कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करा ले, हमें थोड़ा सही लगता है, अच्छा फील होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ करा दो, ये मैंने क्या चूज किया, नया ओरिजिन, नया ओरिजिन। जब नया ओरिजिन चूज किया तो ये कौन हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये कौन हो जाएगा, वाई एक्सिस। अब नए वालों के नाम तो अलग रखने पड़ेंगे, इनको X1 कैपिट हाँ x1 y1 से किताब दिखाती है। किताब का सोच मैं कैपिटल X और कैपिटल Y से दिखाना चाहूंगा, लेकिन मैंने कैपिटल X कैपिटल Y कैसे बनाए हैं, कैपिटल ही बनाए हैं। तो ये x डैश हो जाएगा और ये स्मॉल x है ना। अब ये ध्रुव है, ये श्रेया था, अब श्रेया यहाँ आ गई, ध्रुव वहीं बैठा हुआ है। पहले ध्रुव कितने 3 पर था डिस्टेंस पर, अब यहाँ पर श्रेया के चेंज होने से ध्रुव के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, चेंज, है कि नहीं है। वो जो चेंज कोऑर्डिनेट है वो नए वाले प्लेन में होंगे ना, है कि नहीं है। तो हमारे पास हर टाइम ध्रुव की 2 पोजीशंस अवेलेबल होगी, एक ओरिजिनल में, एक शिफ्टेड में। ये तो श्योर ही बात नहीं करता। Points ऊपर change होंगे। हाँ बात तो तेरी सही है, लेकिन चेंज श्रेया हो रही है ना, वो एक बार फिक्स हो जाएगी वहां जाकर। अब ओरिजिन बन गया ना, मतलब तो वहाँ भी fix ही- सेम डिस्टेंस मेंटेन। नहीं हाँ तेरा पॉइंट तो वहीं पर ही है, तेरा पॉइंट तो वहीं पर ही है। अब जब भी ये कहीं भी जाएगी तो तेरे कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे ओरिजिन के शिफ्ट होने की वजह से। अब नए ओरिजिन में नए प्लेन के साथ तो तेरे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे ना, या नहीं। तो तेरे दूसरे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कि अब उसकी नई पोजीशन के रिस्पेक्ट में तेरी पोजीशन चेंज होगी, और तेरे साथ साथ पूरे सभी की चेंज हो जाएगी। सोचना एक बारी, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई सर्कल ऐसे बनता है, आपने कहा उस सर्कल का सेंटर मेरे को ओरिजिन ही चाहिए, तो जहां उस सर्कल का सेंटर है अपने ओरिजिन को उस पे धक्का मार दो, अपने ओरिजिन को वहां ले जाओ, है कि नहीं है। तो वो सारी इक्वेशनें ऐसी हो जाएंगी जिनका सेंटर ओरिजिन हो जाएगा, क्योंकि आपने ओरिजिन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो सारे रूल वो वाले लग जाएंगे जो इजी से रूल होंगे। इस चीज का यूज होता है रोटेशन में। मतलब अगर आपकी कोई कर्व ओरिजिन के पास नहीं हो रही या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन उस कर्व का सेंटर आपको पता है और आप चाहते हो कि उसका सेंटर ओरिजिन हो, क्योंकि अगर किसी कर्व का जो सेंटर है वो ओरिजिन होता है तो उसकी इक्वेशंस वगैरह आपको सारी पता हो जाती हैं। तो अब अपने ओरिजिन को इजीनेस करने के लिए उसके सेंटर पर शिफ्ट कर दो। यानी हमारा एक पर्पस होगा ओरिजिन को शिफ्ट करने का, जिससे हमें फायदा मिले इक्वेशंस में। अब हमने इस ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पर, है ना। अब ओरिजिन का रंग क्या है, नीला रंग है ना, ब्लू वाला, ये ओरिजिन बन गया। ये ओरिजिन कौन है, न्यू, है ना। अब ये भी छोटा और बड़ा वो कैसे बनाऊं, अलग कलर है क्या? अच्छा अलग कलर है, ये भी सही है, अलग कलर है, सही है। तो ओरिजिन ये हो गया, है ना। अब हमारा ये कौन सा प्लेन है, न्यू प्लेन, और ये रेड वाला पुराना प्लेन, क्लियर। तो जो p कोऑर्डिनेट है उसके जो न्यू कोऑर्डिनेट है उसको मैं किससे दिखाऊंगा, कैपिटल X कैपिटल Y। समझ में आ गई बात, कैपिटल X और कैपिटल Y से। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट पुराने प्लेन के रिस्पेक्ट में तो लाल रंग से ही दिखाऊंगा, ये है h कोमा k। h कोमा मतलब मैंने इस ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट किया है, h कोमा k पर। नए वाले में तो 0 0 अंडरस्टूड सी बात है, नए वाले प्लेन में तो क्या है, ये 0 0, है ना। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, वही छोटी छोटी बातें करें। ये h होगा या k होगा, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम, ज्यादा ही छोटी होगी। ये h और ये आगे बस समझो। अब थोड़ा ध्यान लगाओ, सोचो ध्यान। अच्छा ये कैपिटल X कैपिटल Y, तो फिर से छोटी छोटी बातें करें। ये कितना होगा, कैपिटल Y, और ये कितना होगा, नहीं आया समझ में। अब एक बार ये पूरा कितना है, स्मॉल h, और ये कितना है, h, और ये कितना है, कैपिटल X, नहीं आया कैसे, बस ये बताओ। और इसी तरह से ये पूरा कितना है, ये कितना है, इतना, और ये कितना है, कैपिटल Y, ये कौन थे, ओल्ड प्लेन के कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड, ये कौन थे, ये कौन थे,
एक्स्ट्रा इनिंग्स, शिफ्टेड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा के आने की वजह से जो न्यू कोऑर्डिनेट है, जो नए कोऑर्डिनेट है, वो पुराने कोऑर्डिनेट से नाराज हो जाते हैं। कितने शिफ्ट हो जाते, जितने शिफ्ट करें उतने क्या हो जाएंगे, पास। न्यू कोऑर्डिनेट पास हो गया ना, सोचो है कि नहीं। जितना आपने शिफ्ट किया था उतना उस ओल्ड में क्या हो जाएगा, माइनस। नहीं आया समझ में? हम बात किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, न्यू या ओल्ड? हम ओल्ड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और न्यू में चेंज करा देंगे। ओल्ड को किसमें चेंज करा देंगे, न्यू में। तो ओल्ड की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी हमें, किससे रिप्लेस कर देंगे, न्यू प्लस शिफ्ट से। अगर न्यू की जरिए होगी तो ओल्ड माइनस। अरे रिलेशन मिल गया ना, क्या तुम ये फॉर्मूला याद कर पाओगे? इतनी सी बात है। सर यार एक सिंपल सी बात देखो, जो तुम्हारे नए कोऑर्डिनेट होते हैं वो तुम्हारे पुराने कोऑर्डिनेट्स में जितने कोऑर्डिनेट तुमने शिफ्ट करे होते हैं, उस शिफ्ट की वजह से जो नए कोऑर्डिनेट हैं वो पुराने कोऑर्डिनेट से पास होते हैं या दूर होते हैं। ओहो, दिमाग में नहीं जा रही है बात। ये देख, ये पुराना कोऑर्डिनेट और हमने अपने एक्सिस को शिफ्ट यहाँ कर दिया। ये नया प्लेन, ये पुराना ओल्ड, तो ये पास नहीं आ गया था इस ओरिजिन के। दूर में जाएगा हैं? जैसे मर्जी कर लो, दूर पास हो तो मैंने ना ये प्रूव करके दिखाया है, रट्टा नहीं लगवाया, ये प्रूव करके दिखाया है। जब मैं कह रहा था कि ये यहाँ ले ले, चॉइसेस थी यहाँ 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 वो कहीं तो भी ले। माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस ही हो जाएगा वो चीज़ की। हाँ, अगर कहे तो मैं इसको यहाँ या यहाँ या यहाँ या वहाँ पर लेकर दिखाऊं माइनस कोऑर्डिनेट देना, प्लस तो कर लेगा। हाँ, कर लेगा। फॉर्मूला चेंज नहीं होएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। डिस्टेंस आपके ना छोटा रहेगा ओरिजिन से। फॉर्मूले के हिसाब से डिस्टेंस सही रहेगा, वो जो फॉर्मूला है वो हमेशा लगेगा। हाँ, ठीक। एक बात बताना, इस बात को दिमाग को समझाने के लिए इतनी बातें सही है ना, जरूरी है कि उसको वहां ले जाकर उसको बोलना है कि कम हो जाएगा, फिर दिमाग में कुछ। एक बात सोचना, जब तेरे को ध्यान रखनी है ये वाली बात, तो इतनी सी बात सफिशिएंट है ना रिकॉल करने के लिए, है कि नहीं है? अल्टीमेटली तो फॉर्मूला ही काम आएगा ना। ये बोल तो सही रहा है कि दूर भी हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान मेरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मैं फॉर्मूले को याद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इतना सोचूं ना, इतनी मेमोरी से सोचूंगा ना, तो मेरे को फॉर्मूला बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब अच्छी अच्छी चीजें करते हैं ना, अच्छी अच्छी चीजें जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला करते थे यही लेता था कोऑर्डिनेट, हमें कहीं और भी तो ले सकते थे। अच्छी अच्छी चीजें मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव, 10th क्लास पूरी अच्छी चीजें निकाल दी। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तो पढ़ा सारा, कौन सा 120 डिग्री नेगेटिव पढ़ा दिया, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोऑर्डिनेट है तो हम शिफ्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, तो अब ये जो दूरी है वो कम हो जाएगी, है कि नहीं है? तो न्यू कोऑर्डिनेट के लिए दिमाग में बिठा दो, जो आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट है उनसे क्या हो जाएगा, शिफ्ट वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इस प्रोसेस को और ज्यादा क्लियर करने के लिए कि ध्यान रखना, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस शिफ्ट, बस यही से ही सारा काम हो जाएगा। अगर ओल्ड निकालना है तो न्यू प्लस शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट निकालना है तो ओल्ड माइनस नहीं हो जाएगा, जैसे भी। अब मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, देखो ये आपका ओरिजिन है 0 0 1 2 1 2 3, ये कोऑर्डिनेट क्या है? 2, इस पर मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट, ये मैंने नए एक्सिस ले ली, ये मेरे पास नए एक्सिस ले लिया, हाँ या नहीं? ये हो गई न्यू ओरिजिन, ये था ओल्ड ओरिजिन। क्लियर? अब एक कोऑर्डिनेट की बात कर लेता हूँ, अब एक कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। 4 5 6 4 5 6 3 4 5, मैं 5,6 की बात कर रहा हूँ, 5,6। ये 5,6 कौन से प्लेन में है? अरे यहाँ से गिन रहे हो ना तुम लोग, पुराने प्लेन में है, मतलब पुराने प्लेन के रिस्पेक्ट की कोऑर्डिनेट है ना मेरा ये, या नहीं? समझ में आ गई बात? यानी ये कौन से हैं, कैपिटल स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू। अब इसके रिस्पेक्ट में तुम ये नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते है ना? 1 2 3 3, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? कोई भी नहीं, कॉमन सेंस। ये 1 2 3, इसके 2 ही होगा। आप पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो, एंगल 90 डिग्री रहेगा। ये पता है कौन सा एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? ये 90 डिग्री है, ये 90 सब 90। कितने बनाए? सारे 90। अब 3, ये क्या होएगा? तो 3, 3
ये कौन से कोऑर्डिनेट आ गए? कैपिटल एक्स और नहीं, एक बार समझ, पुराने कोऑर्डिनेट 5 और 6 थे, नए कोऑर्डिनेट 3 और 3 है। पुराने कोऑर्डिनेट में आपने जब शिफ्ट किया था तो x में कितना शिफ्ट किया था? 2 का। नया कोऑर्डिनेट पुराने कोऑर्डिनेट से 2 कम हो गया है, नहीं हुआ, क्योंकि आप उसको उसके पास लेके जा रहे हो। नहीं आया अभी भी समझ में? ये ओल्ड था, ये शिफ्ट था और ये न्यू था। यही तो दिखाया था अभी, x माइनस एच इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। क्या हुआ? चल ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया समझ में नहीं आया। अब यहाँ से और y माइनस के इज इक्वल टू कैपिटल 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। नहीं आया समझ में? अब मान लो एक कोऑर्डिनेट है 7,10 ओल्ड में, आपने ओरिजिन 0 0 को शिफ्ट किया है 5,3 पर, तो बताओ न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,7। नहीं समझ पाए? 7 में से 5 माइनस कर दिया, 10 में से 3 माइनस कर दिया, मुश्किल लगा क्या? अब बताओ न्यू प्लेन में कोऑर्डिनेट है 3,4, शिफ्ट कोऑर्डिनेट था 1,2, तो ओल्ड प्लेन। अरे क्या बात है! अच्छा अब बताइए, अब शिफ्ट कोऑर्डिनेट क्या है? -1 और -2। तो अब बताओ कितना? हाँ सही कह रहा है, 2,2, क्योंकि ओल्ड में से शिफ्ट को माइनस करके न्यू आना चाहिए, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? और ये भी वही बात होगी। समझ में आई बात? मतलब शिफ्ट बीच में है, न्यू और ओल्ड कॉर्नर्स पे है। ओल्ड पे जाने के लिए या न्यू पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू, नए पे जाने के लिए ओल्ड में से शिफ्ट को माइनस करना पड़ेगा, और ओल्ड पे आने के लिए न्यू में शिफ्ट को प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस ही तो करना था, माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना, फिर हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? दूर होगा या पास होगा, हो जाएगा अपने आप ही होगा, जो भी होगा। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन देखो, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं बिल्कुल बच्चों वाले। अब याद कैसे कर रहे हो तुम, ये देख लो। ओल्ड इज इक्वल टू कैसे कर रहे हो? न्यू माइनस शिफ्ट कोऑर्डिनेट, हाँ ओल्ड माइनस शिफ्ट है ना, ऐसे कर रहे हो। न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस शिफ्ट, या फिर इसका दूसरा अगर ओल्ड निकालना है तो न्यू प्लस शिफ्ट, और अगर शिफ्ट निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू, है ना? ऐसे करो, सन याद कर लो, ठीक है? ठीक है, SON, सन क्या है? सन है, लेकिन हमारे लिए बहुत काम का है ना? वैसे अकाउंट्स में 12th क्लास में एक पार्टनरशिप वाला चैप्टर आता है, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वो भी वैसे ही बनता है। शिफ्टेड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस न्यू कोऑर्डिनेट। अब